नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड ने तबाही मचा रखी है। पिथौरागढ़ की बात करें, चमोली की बात करें, कई जगहों पर पहाड़ खिसकने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई लोगों के घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। बारिश और लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें पिथौरागढ़ और चमोली की हैं। यहाँ कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि पहाड़ों की बुनियाद हिल गई है। सबसे पहले बात पिथौरागढ़ की। ये तस्वीर यहाँ के बंगापानी इलाके की है, जहाँ आफत की बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि हर कोई खौफजदा है। इस वीडियो को गौर से देखिए। ये बांस पगड़ की भुजगल नदी है जो यहाँ कहर बनकर टूट पड़ी है। नदी का बहाव ऐसा है कि रास्ते में जो भी आया सब बह गया। पिथौरागढ़ में भुजगल नदी कहर बरपा रही है। इसकी चपेट में अब तक कई लोगों के घर आ चुके हैं, लेकिन नदी का कटान अब भी जारी है। बंगापानी इलाके के धामी गांव में ही बीती रात एक मकान जमींदोज हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक शव को रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया। घर के मलबे में कई मवेशी भी दबे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। इधर तेजस के गोटी गांव में भी मलबे की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। ये तस्वीर चमोली की है। पहले ही लामबगड़ स्लाइड्स 4 धाम यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी परेशानी की सबब बनता जा रहा है। इस बार भनेर पानी और पागल नाला इलाके में लैंडस्लाइड हुआ है। गौचर ITBP डाट पुल के पास भी चट्टान गिरने से लोगों में दहशत है। पहाड़ से गिरते मलबे की तस्वीरें ऐसी हैं कि यहाँ जो भी मौजूद था दहशत में आ गया। लैंडस्लाइड से सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि अधिकारियों को भी परेशानी हुई। पिथौरागढ़ में आपदा की हालत और राहत कार्यों का जायजा लेने गए ADM को भी मलबे की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। चीन बॉर्डर के इलाकों का जायजा लेकर ADM लौट रहे थे और तभी रास्ते में लैंडस्लाइड जोन को पार करते वक्त ठीक उनके सामने भारी बोल्डर आ निकला। इसमें ADM बाल बाल बचे। उत्तराखंड में आसमानी आफत जारी है और साथ ही जारी है कुदरत के इस कहर के बीच जिंदगी जीने की जंग। न्यूज़ 18 ब्यूरो। तो आसमानी आफत का कहर बरपा हुआ है। इधर आसमानी आफत ने पिथौरागढ़ के मुनस्यारी और बंगापानी तहसील में भी अपना जमकर तांडव मचाया है। हालात ये हैं कि अब तक सैकड़ों घर जमींदोज हो गए हैं। बड़े बड़े पुलों का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। सड़कों की अगर बात करें तो कोई अता पता तक नहीं है। 20 से ज्यादा लोग आसमानी तांडव की भेंट अब तक चढ़ चुके हैं। चीन सीमा पर बसा थापा गांव पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर है। बरसात का जैसा तांडव बॉर्डर पर बसे लोग इस साल देख रहे हैं, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। हालात इतने भयानक हो चुके हैं कि नाचनी से बरम तक का पूरा इलाका तहस नहस नजर आ रहा है। सड़कें टूटी हैं, कई पुलों को बारिश का मलबा अपने आगोश में ले चुका है। पेयजल लाइनें ध्वस्त होने से पूरी मुनस्यारी तहसील पीने के पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। चीन सीमा को जोड़ने वाली मिलम रोड में तो हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। रास्तों के जमींदोज होने से लोग अपनी जिंदगी तक को दांव पर लगाने को मजबूर हो गए हैं। चीन बॉर्डर को जोड़ने वाली मुनस्यारी मिलम रोड में इस तरीके के दृश्य जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। ये जो सड़क है आज 8वें दिन भी नहीं खुल पाई है। BRO लगातार कोशिश कर रहा है इस सड़क को खोलने के बावजूद इसके जितना सड़क खोली जा रही है उतना ही मलबा ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर सड़क बंद हो जा रही है। चीन सीमा से करीब धापा गांव तो इस बरसात में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। 130 परिवार के इस गांव में 51 घर पूरी तरह जमींदोज हैं। जो घर बचे हैं उनमें इंसानों की जगह मलबे और बोल्डर नजर आ रहे हैं। 18 जुलाई की रात बरसी आफत में इस गांव के साथ साथ यहां रहने वाले लोग भी जमींदोज हो जाते अगर एक शख्स ने सभी को वक्त रहते नहीं जगाया होता। थापा में आसमानी आफत हर तरफ बरसी है। आप देख सकते हैं ये एक घर है। इस घर में कभी जिंदगियां आबाद थी, लेकिन आज ये पूरा का पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। मंदिर इस घर में बना हुआ है पूजा करने के लिए।
ये डबल बेड है, डबल बेड भी लगा हुआ है। बिस्तर जो है पूरी तरीके से मलबे में सन गए हैं। तो इस तरीके के दृश्य आपको धापा गांव में तकरीबन हर घर में देखने को मिल जाएंगे। असल में मुनस्यारी से लीलम तक का पूरा इलाका ही आपदा की जद में है, जिस कारण सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण मिलम रोड भी तबाह हो गई है। तबाही का मंजर मतकोट बंगापानी में भी दिखाई दे रहा है। मुनस्यारी से मतकोट तक पूरी सड़क आपदा की भेंट चढ़ी है। जिनके घर जमींदोज हो गए हैं उन्हें प्रशासन राहत कैंप में ठहरा तो रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन्हें अपना आशियाना कब मिलेगा। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी, धारचूला, बंगापानी तहसीलें सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं, लेकिन आसमानी खौफ का जो नजारा इस साल दिख रहा है ऐसा कम ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर फाइटर जेट राफेल की। जी हां, जिसका सभी को इंतजार है। जल्द ही भारत की जमीन पर ये उतरने वाले हैं। दुश्मनों के 100 विमानों पर एक साथ नजर रखने वाले राफेल को वायुसेना के 12 जाबाज उड़ाकर भारत ला रहे हैं। हिंदुस्तान की हवाई ताकत को कई गुना बढ़ाने के लिए राफेल फाइटर जेट का पहला जत्था जल्द ही भारत की जमीन पर उतरने वाला है। जी हां, 5 राफेल विमानों की पहली खेप फ्रांस से उड़ चली है। लंबा सफर तय करने वाले ये विमान पहले आबू धाबी में रुकेंगे, फिर अगले दिन भारत के लिए रवाना होंगे। सबसे खास बात यह है कि सफर के दौरान इन फाइटर जेट में 2 बार हवा में ईंधन भी भरा जाएगा। इन विमानों को लाने के लिए भारत के 12 जाबाजों ने ट्रेनिंग ली है, जो पहले 5 विमानों को उड़ाकर ला रहे हैं। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनातनी के बीच हैमर मिसाइल से लैस ये विमान हरियाणा के अंबाला हवाई पट्टी पर 29 जुलाई को लैंड करेंगे। इसके बाद इन घातक फाइटर जेट्स को लेह में तैनात किया जा सकता है। खबर तो ये भी है कि इन फाइटर जेट्स को दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर लगाया जा सकता है। दुश्मन के 100 विमानों पर एक साथ नजर रखने वाले राफेल से बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि दुश्मन के रडार पर आए बगैर ही इसके हैमर मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पूरा भारत राफेल के स्वागत के लिए तैयार है और बस इंतजार है 29 तारीख का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राम मंदिर के शिलान्यास की, जिसका हर किसी को इंतजार है। तारीख भी अब करीब आ रही है। वैसे वैसे अयोध्या में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। न्यूज़ 18 एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते राम मंदिर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। राम मंदिर पर इस खास कवरेज में आज हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर के टाइम कैप्सूल की पूरी कहानी क्या है। राम मंदिर का टाइम कैप्सूल। राम मंदिर के नीचे डाला जाएगा टाइम कैप्सूल। राम मंदिर के 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल। राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट की लड़नी पड़ी है, उसमें से यह बात सामने आया कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उस मंदिर के अंदर एक टाइम कैप्सूल बना करके 2000 फीट नीचे डाला जाएगा। मंदिर का इतिहास सदियों तक रहेगा सुरक्षित। कोर्ट में चली लड़ाई से लिया सबक। अब कभी नहीं होगा मंदिर पर कोई विवाद। राम जन्मभूमि के संघर्ष ने ये एक सीख दिया है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी और वर्तमान पीढ़ी के लिए भी। टाइम कैप्सूल में होगा मंदिर के संघर्ष का इतिहास।
टाइम कैप्सूल में राम मंदिर से जुड़े सभी तथ्य होंगे। जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष का पूरे के पूरे इतिहास के साथ तथ्य भी सामने निकल करके आएगा, ताकि फिर से कोई विवाद वहां उत्पन्न न हो सके। ताम्र पत्र में रखा जाएगा टाइम कैप्सूल। तो चलिए, सबको 5 तारीख का इंतजार है और हम भी 5 तारीख का बड़ी बेसब्री के साथ आपसे इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में आपराधिक वारदातों का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। लगातार कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी घटनाएं भी, विवाद भी बड़े रूप लेते जा रहे हैं और गोली चल रही है। कहीं जमीन के विवाद तक में लाठियां चल जा रही हैं। वहीं ऐसे में लोग चुनावी रंजिशें भी निकाल रहे हैं। अलीगढ़ में परिजनों से मोबाइल पर बात कर रहे युवक पर हमलावरों ने हमला कर दिया। अज्ञात हमलावरों ने युवक को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल समीर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घर से मां से बोला गया था ये कॉल करनी है, तुरंत मोबाइल लेकर आया, तुरंत 5 मिनट नहीं बैठा, तुरंत गोली मार के वो दोनों भाग गए। अब पता नहीं साहब, ये तो देखा ना मैंने। अभी क्या हुआ गोली लगने में? खत्म हो गया, अब कुछ ना, डेड हो गई। इधर देवरिया के लखना परसिया गांव में जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों के परिवारों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पारसनाथ यादव और हंसनाथ यादव जो आपस में सगे भाई हैं, दोनों भाइयों में घर के बंटवारे को लेकर अक्सर विवाद होता था। बीते 23 जुलाई को शाम को मकान के कब्जे को लेकर दोनों भाई आपस में भिड़ गए। कुकंदू पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घर और जमीन के बंटवारे को लेकर के विवाद हुआ था। दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट हुई थी। एक पक्ष की तरफ थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, दूसरी तरफ कम चोट लगी थी, लेकिन वो मेडिकल के आधार पर दोनों पक्षों की तहरीर प्राप्त हुई है। और तहरीर प्राप्त होने के बाद एक पक्ष से पारसनाथ यादव द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा दूसरे पक्ष के जो हंसनाथ यादव हैं, उन्होंने भी अभियोग पंजीकृत कराया है। वहीं संत कबीर नगर जिले में चुनावी रंजिश में प्रधान पुत्र की हत्या कर दी गई। महुली थाना क्षेत्र के ग्राम चोलखरी में देर शाम दरिंदों ने प्रधान के बेटे की हॉकी रॉड और डंडे से पीट कर हत्या कर दी। दबंगों ने बीच बचाव करने आए ग्राम प्रधान की पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। थाना महुली के अंतर्गत चौलखरी गांव है। उसमें एक लड़का था, लगभग उम्र उसकी है 21 वर्ष, सन ऑफ ओम प्रकाश। उसको कुछ आपस में गांव में झगड़ा हुआ और इसी में कुछ लोगों ने मार पीट में उसके वहाँ घायल हुआ। घायल के बाद उसको जब तक वहाँ से नाथ नगर लगा तो उसकी डेथ। इतना तो है, लगातार हो रही घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे में अब बदमाश पुलिस के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। टीम न्यूज़ 18। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं 6 बजे की बड़ी खबरों की और अब बात करते हैं एनसीआर और दिल्ली को मिली बड़ी उपलब्धि की। कोरोना की बढ़ती महामारी की रोकथाम के लिए देश के 3 राज्यों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईटेक कोरोना टेस्टिंग की सौगात दी है। इन 3 सेंटरों पर उत्तर प्रदेश के एक तो नोएडा में है, दूसरा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में और तीसरा महाराष्ट्र के मुंबई को हाईटेक सेंटर मिले हैं। 3 जगहों को इन सेंटर्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के लिए बड़े सेंटर हैं। ऐसे में यहां पर इस सेंटर की खास जरूरत थी। इस हाईटेक सेंटर के मिलने से 10,000 टेस्ट कैपेसिटी में इजाफा हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और जल्द ही देश को वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। जब तक देश को वैक्सीन नहीं मिल जाती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देश के करोड़ों नागरिक
कोरोना वैश्विक महामारी से बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। आज जिन हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी का लॉन्च हुआ है, उससे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है। कोविड-19 की महामारी में भी बकरीद पर कुर्बानी जारी रहेगी। देवबंद ने बाकायदा फतवा जारी कर दिया है और कुर्बानी को जायज करार दिया है। कोरोना की महामारी में भी बकरीद के मौके पर जमकर कुर्बानी होगी। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी करते हुए कहा है कि कुर्बानी के बदले ज़कात जायज नहीं है। दरअसल दारुल उलूम देवबंद के ही एक शख्स ने फतवा मांगते हुए सवाल पूछा कि क्या कुर्बानी के पैसों को गरीबों में दान कर सकते हैं। इस पर देवबंद ने साफ इनकार कर दिया और कुर्बानी को जरूरी बताया। दारुल उलूम देवबंद ने आज एक फतवा जारी किया है जिसमें इस बात की वजाहत की गई है कि कुर्बानी मुस्तकिल एक इबादत है, इस्लामी शियार है। उसके बदले कोई दूसरी इबादत नहीं की जा सकती। जैसे कि आजकल कुछ इस्लाम के नावाकिफ़ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी के बजाय गरीबों में पैसा तकसीम कर दिया जाए, इसकी गुंजाइश नहीं है। दारुल उलूम देवबंद ने आज इसकी वजाहत की है। हालांकि देवबंद ने महामारी के समय एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक साफ सफाई को तरजीह दी गई है। हर इबादत अलग होती है। रोज़े की जगह नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, नमाज की जगह ज़कात नहीं दी जा सकती, रोज़े नमाज की जगह हज नहीं किया जा सकता, हज की जगह दूसरी इबादत नहीं की जा सकती। इसी तरीके से कुर्बानी भी इस्लाम में मुस्तकिल एक इबादत है। जिन लोगों के ऊपर साहिब निसाब अफराद पर कुर्बानी वाजिब है, उनको कुर्बानी करनी ही होगी। दरअसल बकरीद के मौके पर कुर्बानी की वजह से जगह जगह गंदगी का अंबार लग जाता है। कुछ इलाकों में तो महामारी जैसी सूरत हो जाती है। इसे साफ करने के लिए निगम के कर्मचारियों को कई दिनों की मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे में देवबंद के शख्स का सवाल भी जायज है कि कुर्बानी के बदले गरीबों में ज़कात दे दी जाए, लेकिन देवबंद को ये मंजूर नहीं। सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट। तो 6 बजे की 6 बड़ी खबरों के साथ दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।